इसका हेडलाइट की बात करूं तो ये मुझे सबसे ज़्यादा इसने अट्रैक्ट किया। अब मैं इसको कह सकता हूँ, ये जो इसकी हेडलाइट है एक तरह से मुझे ये मक्खी लगता है, जैसे मक्खी का जो लुक देखे होंगे कुछ उस तरह का। तो ये मुझे काफी पेपर है वो अभी डिक्की में है, वो आपको खोल करके दिखाता हूँ। तो ये है इसकी पेपर। अभी मैं आपको इसको ऑन पेपर दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा इधर दिखाना। ये जो ओवरऑल कॉस्ट है इसमें मुझे लगभग 1300 रुपीज़ है, लेकिन इसमें जो मटेरियल कॉस्ट वगैरह ये इसमें दिए हुए है। बाकी इसमें जो पावर कंपैरिजन करूं इसमें और होंडा एसपी में, तो जो इसका जो पावर है अगर इसकी 11.2 PS की है और जो इसकी टॉर्क है वो लगभग 11 के अप्रॉक्स है। तो होंडा एसपी में और इसमें ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। डिजिटल कंसोल है वो होंडा एसपी से काफ़ी अलग है। बाकी और अदर जितनी भी जो कंपनीज हैं उनके डिजिटल कंसोल जो है उससे काफ़ी अलग है। ये आप देखो क्योंकि ये कलरफुल में है आपको। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं अपने टीवीएस रेडर 125cc का एक कंप्लीट फीडबैक जो है वो आपके साथ में लेकर के हाजिर हूँ। अब तक जो है मैंने इसे 1 साल यूज़ कर लिया है और मैंने सोचा कि क्यों ना एक कंप्लीट फीडबैक जो है अपने बाइक का एक रिव्यू, एक ऑनरशिप रिव्यू जो है वो आपके साथ में शेयर करूं। और मैंने इसे अब तक 8400 किलोमीटर से ज़्यादा मैं चला चुका हूं, यानी 8420 के अप्रोक्स। तो ऐसे में किसी भी कस्टमर्स के लिए, किसी भी हमारे व्यूवर्स के लिए और बायर्स के लिए एक ये अच्छा फीडबैक होगा उनको एक अच्छा 125cc बाइक को परचेज़ करने में, ख़रीदने में। क्योंकि जब भी आप बाइक लेने जाते हो तो सबसे अच्छा अगर कोई फीडबैक मिलता है तो खुद उस बाइक का जो ऑनर होता है वो उसका फीडबैक ज़्यादा एक रोल, एक मायने रखता है किसी भी कस्टमर्स के लिए एक बाइक को परचेज़ करने के लिए। तो ऐसे में ये 1 साल का जो एक रिव्यू, एक फीडबैक होगा वो काफ़ी अच्छा होगा आप सब में से किसी के लिए। अगर आपको एक प्लानिंग है किसी भी तरह का एक 125cc में बाइक परचेज़ करने के लिए, तो इसका हम आज पूरा जो है आपके बारे में, इसके बारे में पूरा प्रोज एंड कॉन्स, इसका नेगेटिव, इसके पॉजिटिव के बारे में आप सभी के साथ में मैं वो सारा कुछ शेयर करूंगा। और जो भी कुछ एक ऑनर का जो एक फीडबैक होगा वो सारा शेयर करूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं इसके सिर्फ नेगेटिव के बारे में ही बात करूंगा, पॉजिटिव ही से बात करूंगा। मैं दोनों चीज़ बात करूंगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही बातें करूंगा इसके बारे में। अभी अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट्स में सबसे ज़्यादा जो अभी 125cc में कंपटीशन है वो होंडा और टीवीएस रेडर 125cc और होंडा एसपी 125, इस दोनों में ही कुछ ज़्यादा ही अभी एक तरह से कह सकता हूँ कि ज़्यादा टक्कर चल रहा है इंडियन मार्केट्स में। और भी हैं जैसे कि हीरो की ग्लैमर और बजाज की 125cc में, लेकिन इन दोनों का जो मार्केट है वो इंडियन मार्केट में वो जो ज़्यादा कवर करता है। तो ऐसे में 125cc की बाइक एक अच्छा कौन से होगा, ये एक फीडबैक आपके लिए ज़्यादा एक अच्छा रहेगा ताकि आप एक अच्छा बाइक जो है वो परचेस कर सको। सबसे पहले हम इसके बिल्ड क्वालिटी और उसके बाद इसके कुछ फीचर्स और डिजिटल कंसोल, और लास्ट में हम इसका थोड़ा एक राइडिंग टेस्ट करेंगे और आपको वो दिखाएंगे कि जो मैंने 1 साल जो अभी इसको मैंने चलाया तो आफ्टर 1 ईयर्स इसमें राइडिंग में किसी भी तरह का कोई इशू तो नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम। तो ये एक 3 स्टेप में मैं चाहूँगा कि आप सबको इसके बारे में डिटेल्स आपको बता सकूँ। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसी को ही क्यों परचेस किया था, क्योंकि इसके सामने, मेरे सामने आपको होंडा एसपी 125 भी था, लेकिन मैंने वो ना लेकर के मैंने ये क्यों लिया। तो मेरा सबसे पहले जो माइंड था वो होंडा 125cc के ही लिए मैं जा रहा था, लेकिन तभी उस समय नई नई ही लॉन्च हुई थी टीवीएस रेडर। तो मुझे इसका जो लुक है वो काफ़ी अलग लगा होंडा 125cc में, क्योंकि होंडा 125 लगले पिछले कुछ समय से वो एक ही जो लुक है वो थोड़ा सा चेंजेस सिर्फ हो रहा था, लेकिन लुक जो है वो वही पीछे वाला ही बार बार रिपीट हो रहा था।
तो ऐसे में ये जो होंडा ऐसे में जो टीवीएस रेडर 125 है ये मुझे काफ़ी अलग दिखी। स्पेशल जो इसका लुक है वो उससे काफ़ी अलग था, और बाकी जो और भी 125 सीसी है उसमें काफ़ी मुझे अलग दिखा। जिसमें से सबसे पहले जो मैं अगर इसका हेडलाइट की बात करूं तो ये मुझे सबसे ज़्यादा इसने अट्रैक्ट किया। अब मैं इसको कह सकता हूँ ये जो इसकी हेडलाइट है एक तरह से मुझे ये मक्खी लगता है, जैसे मक्खी का जो लुक देखे होंगे कुछ उस तरह का। तो ये मुझे काफ़ी इसके पूरे अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो इसका मुझे हेडलाइट जो है ये काफ़ी सबसे अलग दिखा। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव था इसका हेडलाइट। बाकी अगर इसका मैं अगर साइड से दिखाऊं तो साइड से भी आपको दिखेगा इसका लुक जो है काफ़ी डिज़ाइन के मामला में होंडा एसपी से मुझे अलग दिखी। होंडा एसपी भी बहुत अच्छी बाइक है क्योंकि मैं होंडा का कस्टमर रह चुका हूं। मेरा सबसे पहला जो बाइक था वो होंडा शाइन ही था। तो होंडा भी अच्छी बाइक है, लेकिन कस्टमर को क्या अच्छा लगता है वो कस्टमर पे निर्भर करता है। तो मुझे अच्छा ये लगा इसीलिए मैंने ये लिया। बाकी इसका जो डिज़ाइन है ये मुझे काफ़ी अलग लगा। अगर मैं इसका साइड व्यू देखूं, अगर मैं इसका आपको थोड़ा इधर आना, अगर मैं इसका पीछे से आपको व्यू दिखाऊं तो पीछे का भी लुक, इसका जो बैकलाइट है और ये डिज़ाइन वगैरह ये मुझे काफ़ी अलग लगा। तो साइड से देखूं, पीछे से देखूं या फिर मैं इसको फ्रंट से देखूं तो ओवरऑल 360 डिग्री अगर मैं इसका व्यू देखूं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये हो गया इसका लुक। दूसरा अब मैं इसका जो बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, बिल्ड क्वालिटी इस तरह से एक फाइबर है आपको और अच्छी क्वालिटी है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा बुरा है, और जैसा होना चाहिए उस हिसाब से ठीक है। बाकी कुछ डिज़ाइन वगैरह जैसे कि ये सब चीज़ जो सपोर्ट है आपको पीछे इंजन के लिए ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी दी हुई थी। और बाकी यहाँ पर जो टीवीएस की जो लोगो है ये भी जो हॉर्स की लोगो है ये भी काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लगता है, और इसकी यहाँ पर लिखी हुई राइडर में। अगर मैं इसको आपको अगर बैठ के दिखाऊं सिटिंग पोजीशन तो ये भी काफ़ी अच्छा फील देता है। और बैठने में मैंने अभी तक तो जो भी ज़्यादा तो लॉन्ग टूर मैंने नहीं किया, ज़्यादातर मैंने इसे सिटी में चलाया। तो सिटी में मैंने लगभग इसको 8400 किलोमीटर अप्रोक्स ऊपर चला लिया हूँ। तो बैठने में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर मैं इसका पोजीशन बात करूँ सिटिंग पोजीशन तो ओवरऑल मुझे ठीक लगता है, जैसे कि ज़्यादा मुझे नीचे डाउन नहीं होना पड़ता है, ना ही ज़्यादा मुझे पीछे जाना पड़ता है। एक जो सिटिंग पोजीशन जो होता है वो एक कंफर्टेबल जोन वो मुझे इसमें मिलता है। और अगर मैं इसे पीछे अगर किसी एक पिलियन को बैठा लूं या उसके साथ साथ एक और दो बंदे को तो फिर भी मुझे उतना खासा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ओवरऑल दो आदमी यानी एक मैं एक पीछे पिलियन बैठ करके अच्छी राइडिंग पोजीशन जो है वो मुझे मिलता है। तो ये इसका सिटिंग पोजीशन। और ज़्यादा इसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो आप हाइट देखोगे कि ज़मीन से मेरा जो है मेरी हाइट लगभग 5.6 है, यानी कि 5.5 फुट मेरी हाइट है। तो उस हिसाब से मेरे हाइट के हिसाब से आप देख सकते हो कि मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, और कोई भी हाइट का बंदा हो वो इस पे इजीली आराम से बैठ सकता है, चाहे वो कम हाइट का हो चाहे वो ज़्यादा हाइट का हो। तो अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, अगर मैं पावर कंपैरिजन करूं इसमें और होंडा एसपी में, तो जो इसका जो पावर है अगर इसकी 11.2 PS की है और जो इसकी टॉर्क है वो लगभग 11 के अप्रॉक्स है। तो होंडा एसपी में और इसमें ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट में फ़र्क मिलेगा, जैसे कि 0.40 आपको डिफरेंस मिलेगा इसके पीएस में। अगर टॉर्क की बात की जाए तो उसके में भी आपको 0.40 के अप्रोक्स जो है वो डिफरेंस मिलेगी। तो पावर के मामले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पॉइंट का फ़र्क है। हाँ, जब इसका राइडिंग मैं जब टेस्ट करता हूँ, जब मैं चलाता हूँ, तो जो इसका इनिशियल पिकअप है वो मुझे होंडा एसपी 125 से है उससे ज़्यादा इसकी जो है इनिशियल पिकअप वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फीचर्स के मामले में, पावर के मामले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पॉइंट का फ़र्क है। और इसका कुछ एक्स्ट्रा जो फीचर्स है उससे वो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो है एक USB चार्जिंग पोर्ट है, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये है इसकी एक USB चार्जिंग पोर्ट जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। हालांकि मैं उतना यूज़ तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा फीचर है। जैसे सपोज आप कभी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, आपको मोबाइल चार्ज करना हो, तो उसके लिए कहीं आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ठहरने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें इजीली चार्ज कर सकते हो। दूसरा चीज़, इसकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो सबसे बढ़िया जो है इसका जो डिजिटल कंसोल है वो होंडा एसपी से काफ़ी अलग है। बाकी और अदर जितनी भी जो कंपनीज़ हैं उनके डिजिटल कंसोल जो है उससे काफ़ी अलग है। ये आप देखो, क्योंकि ये कलरफुल में है, आपको 3 कलर में मिल जाएंगे।
जिसमें से आपको कुछ फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि अभी बाइक जो है मैंने स्टैंड पे खड़ी की हुई है तो ये इसका सिंबल है। आपको रेंज बताता है ये आपको 200 किलोमीटर। और अभी आपको मैं इसके माइलेज के बारे में बात करूंगा कि ये मुझे माइलेज कितनी देती है। और यहाँ पर है आपको 8422 किलोमीटर जो मैंने आपको बताया ऑडोमीटर में कि मैंने अब तक ये चला चुका हूँ। बाकी ये आरपीएम है आपको ये 12,000 तक। और इको और पावर मोड यहाँ पर ये आपको बटन है। जैसे ये आपको अगर नॉर्मल स्पीड में चला रहे हो 40, 45, 50 तो आप इको मोड पे चलाओगे, इससे आपकी माइलेज जो है वो काफ़ी अच्छी देगी। और आगे जो है पावर मोड ऑप्शन इसलिए होता है ताकि आप कहीं हाईवे पे या कहीं लॉन्ग टूर पे जा रहे हो और आप की जो स्पीड है वो 60 के ऊपर है तो आप पावर मोड पर स्विच करके चला सकते हो। इससे थोड़ा आपका जो माइलेज है वो रिड्यूस होगा, मतलब कम हो सकता है। तो ये कुछ फीचर्स और फंक्शन हैं। बाकी इसमें ट्रिप ए ट्रिप बी, अभी आपको मैं ये माइलेज बता देता हूँ कि ये हमारे डिस्प्ले पे देखिए ये 51 की माइलेज दे रही है, जो कि अभी कुछ दिन पहले मैंने इसका वीडियो शेयर किया था तो माइलेज कम दे रही थी। अब जो है इसका जो कंप्लीट जो है वो मैं आपको फीडबैक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल ही आपको इसको जो थर्ड सर्विसिंग है वो मैंने कराई हुई है, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं अभी आपकी इसके सर्विसिंग के बारे में बताऊंगा। बाकी ये ट्रिप ए है और ये ट्रिप बी, तो ये कुछ फीचर्स और फंक्शन है जो और सबसे काफ़ी अलग है इसमें। और होंडा एसपी में भी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसमें आपको नहीं होंगी। कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और रेंज, ये चीज़ जो है थोड़ा सा डिफरेंस है फीचर्स के मामले में, जो कि होंडा एसपी में नहीं है। अब एक चीज़ और ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक इसका जो सर्विसिंग है वो मैं इसका कंप्लीट सर्विसिंग करा चुका हूँ। मैंने ये इसकी आखिरी जो सर्विसिंग थी वो 3 सर्विसिंग थी, जिसका तीसरा जो सर्विसिंग है वो मैंने कल ही कराया है। तो उसके बारे में भी मैं आपको कुछ अभी डिटेल्स में बताता हूँ। सो दोस्तों, इसमें मैं एक चीज़ और आपको इसके सर्विसिंग के बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैंने इसका तीसरा जो सर्विसिंग है वो मैं करा चुका हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मैं पूरा सर्विसिंग करा लूँगा उसके बाद ही जो है मैं इसका वीडियो जो है आपके साथ पूरी तरह से वो शेयर करूँगा। तो अभी मैं ऑन पेपर मैं आपको इसका जो सर्विसिंग कॉस्ट वगैरह है वो सारा चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊँगा। तो क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें करवाई है और सर्विस सेंटर में क्या क्या उन्होंने किया और क्या कॉस्ट पड़ा, कितना खर्च पड़ा मुझको तीसरी सर्विसिंग में। ऑलमोस्ट फर्स्ट सर्विसिंग मैंने तो आपके साथ में वीडियो शेयर नहीं किया है, लेकिन सेकंड सर्विसिंग का मैंने वीडियो जो है अपने चैनल पर वो शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो अब हम आपको पेपर में दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ मैंने जो है अपना जो पे किया है वो किस किस चीज़ के लिए। अराउंड मुझे जो इसका जो थर्ड सर्विसिंग का जो कॉस्ट पड़ा है वो 1300 रुपये करीब मुझे जो है इसमें कॉस्ट पड़ी है, क्योंकि इसकी 3 सर्विसिंग होती है। और जो मेरे पास होंडा शाइन थी उसका उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ता था, ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 800, और उसकी जो होती थी वो 4 सर्विसिंग होती थी। इसकी जो सर्विसिंग है वो 3 ही सर्विसिंग है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो इसकी जो पेपर है वो अभी डिक्की में है, वो आपको खोल करके दिखाता हूँ। तो ये है इसकी पेपर। अभी मैं आपको इसको ऑन पेपर दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो। थोड़ा सा इधर दिखाना। ये जो ओवरऑल कॉस्ट है इसमें मुझे लगभग 1300 रुपीज़ है, लेकिन इसमें जो मटेरियल कॉस्ट वगैरह ये इसमें दी हुई है। बाकी इसमें जो और भी चीज़ें हैं जैसे कि लेबर कॉस्ट वगैरह वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बाकी वो सब हटा करके लगभग 901 रुपीज़ है जो कि इसकी मेरी सर्विस कॉस्ट पड़ी है, जिसमें से आपको यहाँ दिखा सकता हूँ इंजन ऑयल जो है जो चेंज हुआ है जिसका प्राइस है लगभग 715 रुपीज़। आपको चैन लुब्रिकेंट है जो जैसे कि चैन क्लीनर उसको बोलते हैं ये, आपको ब्रेक क्लीनर आपको ये हो गया, और आपको जो पॉलिश वगैरह है वो ये चीज़ें। तो ये जो चीज़ें जो हुई हैं जो हमारे बाइक्स में, जो इसका कॉस्ट करीब 901 रुपीज़ ऑन पेपर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक पेपर पर है। मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, तो ऑन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें से अभी कुछ जो कॉस्ट है वो एडेड नहीं है, जैसे कि लेबर कॉस्ट वगैरह। तो अभी आपने देखा कि ऑन पेपर मैंने आपको दिखाया कि इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो ऑन पेपर जितने सारी चीज़ में लगी हैं, जैसे कि इंजन ऑयल, आपको ब्रेक को क्लीन करने के लिए उसमें जो मटेरियल यूज़ किया है उसकी चार्जेस, आपको पॉलिश वगैरह, तो अराउंड 900 समथिंग ये जो चीज़ें जो लगी हैं इसमें, जो सामान वगैरह इंजन ऑयल वगैरह और वो सब चीज़ों की जो है वो उसकी एडेड है। बाकी और जो लेबर कॉस्ट वगैरह है वो उसमें एडेड नहीं है। तो अराउंड मुझे ये करीब 1300 के अराउंड जो है इसकी सर्विस कॉस्ट पड़ी। तो ये एक इसका सर्विस कॉस्ट है। बाकी ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस है चलाने का, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं। बस
इसका जो कुछ नेगेटिव जो पॉइंट है वो मैं आपके साथ में अब जो है वो शेयर करूंगा। जो कि इसका सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम है वो मुझे इसकी ब्रेक की लगती है, क्योंकि इसका ब्रेक जो है वो थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, कंपनी और इसको बेहतर कर सकती थी। उम्मीद है कि आगे, अभी नहीं लेकिन हो सकता है जब इसका, क्योंकि अब तो है इसका अपडेटेड वर्जन आ चुका है, आपको मार्वल एडिशन जो है वो टीवीएस रेटेड में आ चुकी है। और अगर 125 सीसी में बात करें तो एक और नए लुक में आपको मिल जाती है ये। तो ब्रेक के मामले में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कंपनी इसमें थोड़ा सा ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो और बेहतर कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसमें एबीएस कंपनी दे दे तो ये और ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि कई बार जो है इसके में मुझे स्किड प्रॉब्लम देखने को मिला है। हालांकि ये स्किड प्रॉब्लम तो पीछे देखने को मिली है, और इसीलिए मैं आगे पीछे दोनों ही ब्रेक इस्तेमाल करता हूँ जब भी मैं ब्रेक लेता हूँ। अगर एक ब्रेक की बात करूं तो इसमें थोड़ा सा इशू है, तो मैं यही चाहूंगा कि थोड़ा सा जो ब्रेकिंग सिस्टम है कंपनी को और बेहतर करना चाहिए। दूसरा जो सिस्टम है इसका एक प्रॉब्लम वो है इसका साइड स्टैंड का। अगर मैं इसकी बात करूं, इधर आप इधर देखोगे तो ये अभी मैंने इसको थोड़ा सा जो जमीन का जो लेवल है वो मैंने इसको डाउन पे रखा हुआ है। अगर मैं इसका सरफेस लेवल बराबर रखूं तो ये जो ज्यादा है बाइक जो है अक्सर गिर जाती है, जिसका मैं आपको एक इसका डिसएडवांटेज मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मुझे प्रॉब्लम क्या हुआ है। आप इधर देखो, ये जो ब्रेक लीवर है इसके स्टैंड का जो प्रॉब्लम की वजह से मेरी ये जो ब्रेक लीवर है ये टूट चुकी है, और कई बार जो है इसके गिरने की वजह से जो मेरे इधर जो सपोर्ट है आपको इस बॉडी के लिए, ये कई बार जो गिरे हैं, जिसकी वजह से ये जो आपको देख रहे हो काफी घिस चुका है ये। तो ये एक स्टैंड की प्रॉब्लम की वजह से है। और बाकी यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे जो हैं स्क्रैचेज जो हैं वो लग चुके हैं, क्योंकि मैं जहाँ गाड़ी अपना पार्क करता हूँ वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, और जो सरफेस है वो प्लेन है, ज़्यादा ढलान पे नहीं है, कि ताकि मैं बाइक को एक सही तरीके से रख सकूँ। बाकी होंडा एसपी का जो ब्रेक है, ब्रेक नहीं उसका स्टैंड जो है वो इससे मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है कि वो थोड़ा सा वो झुकाव में रहता है। तो ये एक ब्रेकिंग इशू है। दूसरा चीज है जो इसका जो नीचे का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये 165 mm है। तो ऐसे में कई बार मैं अगर सिंगल चलाता हूं तो उतना ज्यादा तो नीचे ब्रेक में जो ब्रेकर जो होता है रोड पर उसमें उतना ज्यादा टच नहीं करता है। लेकिन अगर डबल चलाऊं, राइडिंग करूं, मैं चलाऊं, अगर मैं पीछे एक बंदा रख के बैठ करके चलाऊं तो उसके बाद जो है वेट बढ़ने से ये थोड़ा सा जो है ब्रेक में जो है वो टच करता है। तो ये तो खैर उतना इशू नहीं, लेकिन जो एक इशू है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी ओवरऑल ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। जो मेन जो इसका डिसएडवांटेज था, जो नेगेटिव पॉइंट था, वो मैं आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। तो अभी तक जितने भी इसके प्रोज थे, जो भी कॉन्स हैं, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अब जो है मैं इसका थोड़ा सा आपको जो है राइडिंग जो है वो टेस्ट जो है वो आपको दिखाऊंगा कि अभी चलाने में अब कैसी है। और अगर एक थोड़ी सी मैं बीच में आपको कहना चाहूँगा इसके माइलेज के बारे में। तो माइलेज जो है कभी बीच में जो है इसका उतार चढ़ाव हुआ, कभी माइलेज ऐसा हुआ कि 40 के पास मुझे मिला, 40 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, और फिर कभी 45, कभी 53, कभी 52। अभी कुछ दिन पहले बिफोर सर्विसिंग ये मुझे 40 की माइलेज दे रही थी। जब मैंने इसे सर्विसिंग करा लिया तो यही अब मैंने आपको अभी दिखाया कि ये 51 की माइलेज दे रही है। तो यानी अब जो सर्विसिंग हुई है उसके बाद से ये जो माइलेज है वो सही दे रही है, और 50 की माइलेज मुझे दे रही है। तो इससे ज्यादा क्या उम्मीद हो सकती है कि अगर 125 सीसी की बाइक आपको 50 की माइलेज मिल रही हो तो ये काफी अच्छा है। और एक चीज ये कहना चाहूंगा, अगर आपको इससे ज्यादा और बढ़िया चाहिए ब्रेकिंग में और पावर में, तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि इसकी जो ओवरऑल ऑन रोड जो प्राइस है वो आपको 1,20,000 के अप्रोक्स है, और होंडा एसपी की जो प्राइस है वो इससे 10,000 का फर्क है। तो ये कुछ डिफरेंस है प्राइस में। और अगर आपको चाहिए कि अगर हम इससे ज्यादा थोड़ा हेवी सीसी वाली बाइक ले लें, जैसे कि 150, 160 सीसी, तो मैं एक रिकमेंड करूंगा कि अभी जो है होंडा एसपी ने 160 सीसी जो बाइक है एसपी में वो लॉन्च की है, तो वो आप उसको परचेज कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको 160 सीसी मिल जाती है, प्लस उसमें एबीएस भी मिल जाती है, तो ब्रेकिंग सिस्टम भी है उसमें भी आपको मिल जाता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन भी हो सकता है। बाकी इस प्राइस में, इस बजट में इसने काफी इंडियन मार्केट में जो है अपनी एक छाप छोड़ी है, और अच्छी खासी जो है अभी जो है फिलहाल अभी तक भी है इसकी अच्छी खासी सेल हो रही है। और नया जिस तरह से मार्वल एडिशन आया है, और जब मैं लिया था उस समय ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं थी, अब तो हर चीज आ चुका है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और इससे बेहतर डिजिटल कंसोल भी आ चुका है, और मार्वल एडिशन भी आ चुका है। तो एक अब और भी बेहतर आपको एडिशन में ये मिलेगी,
और मेरी तरफ से ये रिकमेंड है कि आप इसे परचेस कर सकते हो। बाकी अब मैं आपको थोड़ा सा इसका राइडिंग जो है वो टेस्ट आपको शेयर करता हूँ। तो चलो दोस्तों करते हैं राइडिंग टेस्ट। ऑन कर ली है मैंने बाइक, और ये है काफ़ी बेहतरीन डिजिटल कंसोल। तो दिखाते हैं आपको इसको थोड़ा सा एक राइडिंग एक्सपीरियंस। तो अभी जो है मैं इसको दूसरे गियर पे चला रहा हूँ, और मैं जो है पीछे अपने एक बंदे को बैठाया हुआ हूँ। तो डबल बंदा, मतलब मैं चला रहा हूँ, मेरे पीछे एक और बंदा है। और अभी जैसे कि ये 3 गियर पर मैं चला रहा हूँ, और जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और जो आरपीएम है वो 3000 के पास है। तो अगर मैं इसके राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो इसका जो अभी जैसे मैं अभी 3 गियर पे चला रहा हूं तो ये 32 है। मतलब यहाँ अब ये इसको मुझे 4 गियर पे ले जाना पड़ेगा। इससे पता कैसे चलता है कि मुझे इस पे लेना है, क्योंकि ये जो हल्की सी जो वाइब्रेशन जो है वो मेरे हैंडल पास यानी मेरे हथेली पर जो है वो शो करता है। मतलब थोड़ा सा महसूस होता है, जैसे आप कोई स्मार्टफोन अपने पैकेट में रखते हो तो वाइब्रेट का जो एक आपको साउंड जो मिलता है उसकी वजह से जो हल्की गनगनाहट होती है, तो उसी तरह से हल्का सा वाइब्रेशन जो है ये महसूस होता है। तो इससे ये पता चलता है कि मुझे अब जो गियर जो है वो चेंज करना चाहिए। बाकी जो इसकी हल्की जो वाइब्रेशन के बारे में जैसे मैंने बताया, तो इसका जो है अब 125 सीसी में कम स्पीड में ही आपको तो हल्का वाइब्रेशन जो है वो महसूस होगा ही, जो लेकिन मज़ा जो आपको ज़्यादा 300 सीसी 250 सीसी 200 सीसी में बाइक आता है कि उसमें आपको वाइब्रेशन उतना महसूस नहीं होता है। लेकिन ये तो 125 सीसी बाइक है तो वाइब्रेशन महसूस होगा ही। तो जैसे अभी मैं 4th गियर पे मैं इसको चला रहा हूँ तो ये अभी 40 की स्पीड पे चल रही है, तो हल्की हल्की जो है हल्की वाइब्रेशन महसूस हो रही है जैसे मुझे अभी। बाकी चलने में किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बढ़िया चल रही है। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं पीछे एक बंदे को बैठा करके ही राइडिंग कर रहा हूँ, तो अब मैं जो है इसको 5th गियर पे स्विच कर चुका हूँ, और अभी जो है जो मेरी बाइक जो है वो 50 की स्पीड से चल रही है। और मैं इस रोड पर मैं ज़्यादा स्पीड नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये जो रोड है यहाँ पर गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ रूल लग चुके हैं, जैसे कि मैं 50 के ऊपर इधर बाइक की राइडिंग जो है वो अलाउ नहीं है। तो एक सीमित जो है स्पीड जो है यहाँ पर रूल्स है, अगर मैं ज़्यादा चलाऊंगा तो मुझे इसकी भरपाई करनी पड़ सकती है, और इसका चार्जेस अच्छी खासी हो सकती है। तो इसीलिए पहले तो मैं टॉप स्पीड इसका कई बार इस रोड पे चेक कर चुका हूँ, क्योंकि उससे पहले जो है कोई उस समय लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था इधर। तो अब जो है क्योंकि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि फेज 2 का काम जो है वो भी कंप्लीट हो गया है, तो आगे तक जो है गायघाट तक जो है वो चालू हो चुका है, तो जिस वजह से मैं इधर टॉप स्पीड नहीं ले जा सकता। तो एक सीमित स्पीड में ही मतलब मैं आपको इसका राइडिंग टेस्ट दिखा पाऊंगा। बाकी गियर जो मैं चेंज करता हूं तो कोई इशू नहीं है, आराम से गियर जो है किसी भी 3 से 4, 4 से 5 या 5 से फिर नीचे आना हो 4 गियर पर 3 गियर पर, तो इजीली मैं इसको चेंज कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और कंफर्टेबल की बात की जाए तो वो भी अच्छी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इसकी आरपीएम की बात करूँ तो 5th गियर तक तो मैं इसे 4000 आरपीएम तक ले जा रहा हूँ, क्योंकि इसका ज़्यादा जब मैं हाईवे पे जाऊँगा तो जब मैं टॉप स्पीड ले जाऊँगा तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कि मैं इसका आरपीएम जो है वो कहाँ तक अचीव कर पा रहा हूँ, और 5th गियर पर जो है वो कितने आरपीएम तक जो है वो मैं ले जा पा रहा हूँ। तो उसका एक अलग ही एक वीडियो होगा जो मैं आपके साथ में इसका आरपीएम से, खास करके आरपीएम से रिलेटेड जो है वो मैं वीडियो जो है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। बाकी राइडिंग एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और थोड़ा जो है वो हल्का सा वही है कि वाइब्रेशन जो है आपको 50-55 पे ही हल्का जो वाइब्रेशन है वो महसूस होता है। अगर इससे आप में से किसी को अच्छी माइलेज निकालनी है, क्योंकि माइलेज जो है वो राइडिंग पे भी निर्भर करता है, जैसे अगर कोई रफ राइडिंग करता है तो उसका माइलेज का कुछ नहीं बताया जा सकता, वो कुछ भी माइलेज दे सकती है बाइक, चाहे आप 110 सीसी चला लो या 125 सीसी।
अगर आपकी राइडिंग अच्छी है तो आपको 150 सीसी बाइक भी अच्छी माइलेज दे सकती है, जैसा कि ये मुझे अभी दे रही है 51, 52 इस तरह से। कंपनी तो क्लेम करता है कि ये अबव लगभग 70 के आसपास माइलेज ये दे सकती है, लेकिन अभी तक मैंने इसे मैक्सिमम 53 का ही माइलेज जो है वो निकाल पाया हूँ। फिर भी माइलेज जो है वो उतनी बुरी नहीं है। 125 सीसी बाइक के लिए 50 प्लस अगर माइलेज दे रही है तो वो अच्छी है। बाकी अगर इससे ज्यादा अगर पिकअप पावर चाहिए तो फिर आपको उसके लिए ज्यादा सीसी की बाइक जो है वो लेनी पड़ेगी। अभी जो है मैं इसको इको मोड पे चला रहा हूँ, क्योंकि इसका जो स्पीड है वो ज़्यादा नहीं है, वो नॉर्मल स्पीड है जो एक इको मोड पर होता है। और इको मोड पर चलाने का फ़ायदा भी यही है कि इससे मैं अच्छी से अच्छी माइलेज जो है वो निकाल सकूँ। और अगर मैं इसको पावर मोड पर स्विच करूँगा तो फिर इसको मुझे ज़्यादा स्पीड पर ले जाना पड़ेगा बाइक, जो कि सिटी में पावर मोड का उतना यूज़ नहीं है। अगर इसका यूज़ भी है तो वो हाईवे पे है। इसमें एक सिस्टम ये सिर्फ नहीं है कि इसमें इंजन कटआउट बटन जो है वो नहीं है, और ये चीज मिलती है होंडा एसपी में, जो कि ये इससे थोड़ा सा होंडा एसपी का एक एडवांटेज है। माइलेज की अगर तुलना मैं करूं टीवीएस रेड 125 से और होंडा एसपी 125 से, तो इससे थोड़ा माइलेज जो है वो होंडा एसपी की ज्यादा है, जहां तक मैं उसे चलाया हूं। हालांकि मैं किसी फ्रेंड्स का ही चलाया हूं, लेकिन मुझे उसकी माइलेज इससे ज्यादा मिली। मतलब अगर ये 51, 52 दे रहा है तो वो लगभग 55 प्लस भी दे देता है। सो दोस्तों, आई होप कि ये राइडिंग टेस्ट जो है वो आपको पसंद आई होगी। सो दोस्तों, उम्मीद है कि इतने सारे जो फीडबैक, रिव्यू, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी थी, प्रोज एंड कॉन्स, वो सारी चीज़ें मैंने जो आपके साथ में शेयर कर दी। ये पूरा 1 साल का जो एक्सपीरियंस था वो सारा मैंने आपके साथ में शेयर किया, जो मैंने इसको अपने इंडियन सड़कों पर हर तरह के अच्छे और गड्ढे और ख़राब सड़कों पर भी मैंने इसे चलाया। तो वो सारा कुछ जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप सबके साथ में शेयर कर दिया हूँ। तो उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी भाई इसे आपको 125 सीसी बाइक जो है वो परचेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, खुदा हाफिज़।